आज की इस डीप डाइव में एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात होने वाली है। आज 5 मार्च 2026 है और एंटरटेनमेंट से लेकर बिजनेस की दुनिया तक हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है। बिल्कुल, धुरंधर 2 की रिलीज में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और इस मौके पर मुझे लगा कि एक ऐसे सुपरस्टार के सफर का गहन विश्लेषण करना बनता है जिसने बॉक्स ऑफिस और स्टार्टअप इकोसिस्टम दोनों जगह तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की और इस चर्चा को पूरी तरह से तथ्यात्मक और दिलचस्प बनाने के लिए हमने कई अलग-अलग स्रोतों को खंगाला है। एकदम सही। इस पूरी रिसर्च में द इंडियन एक्सप्रेस का 2018 का एक बेहद इन डेप्थ इंटरव्यू शामिल है। इसके अलावा विकिपीडिया के विस्तृत पन्ने हैं और मिंट और ऑल्ट बॉलीवुड की जो ताज़ा फाइनेंशियल और व्यापारिक रिपोर्ट्स आई हैं वो भी है। हाँ, और उनके निजी सफर को समझने के लिए हेलो इंडिया की रिलेशनशिप टाइमलाइन और द पोस्ट का फैशन एनालिसिस भी है। और इसमें एक सबसे दिलचस्प चीज भी है। पॉप एम्पायर्स नाम की एक अकादमिक किताब का एक अंश भी हमने शामिल किया है जो उनकी स्टारडम को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। मतलब आज का हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक बॉलीवुड सितारे की कामयाबी की कहानी सुनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि कैसे इंडस्ट्री के बाहर से आया एक इंसान, एक आउटसाइडर, खुद को एक ग्लोबल ब्रांड, एक कल्चरल आइकॉन और एक बेहद चतुर सीरियल एंटरप्रेन्योर में बदल देता है। ये चर्चा सिर्फ फिल्मों के कलेक्शन तक सीमित नहीं रहेगी। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे अभिनय का जुनून, फैशन में जेंडर फ्लूइडिटी के प्रयोग और स्टार्टअप्स में आक्रामक निवेश, ये तीनों चीजें मिलकर 21वीं सदी के एक आधुनिक सुपरस्टार की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत उनके शुरुआती दिनों से करते हैं। ये जानना सच में हैरान करता है कि जो इंसान आज कैमरे के सामने इतनी जबरदस्त ऊर्जा के साथ करोड़ों का कारोबार चला रहा है, उसकी शुरुआत असल में कैमरे के पीछे से हुई थी। हाँ, इंडियाना यूनिवर्सिटी से टेलीकम्युनिकेशंस की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मुंबई में O&M और जे वॉल्टर थॉमसन जैसी दुनिया के सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसियों में एक कॉपीराइटर के तौर पर काम किया था। और यही वो पॉइंट है जहाँ से उनके ब्रांडिंग वाले दिमाग की नींव पड़ती है। बिल्कुल। एक कॉपीराइटर का काम क्या होता है? ये समझना कि लोग क्या पसंद करते हैं और किसी प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। हाँ। और उन्होंने सबसे पहला प्रयोग खुद पे किया। क्या ये बात पता थी कि उनका पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी है? हाँ, और उन्होंने अपना उपनाम भवनानी हटा दिया। ये कोई रैंडम फैसला नहीं था। उन्हें लगा कि ये नाम बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारे सिलेबल्स हैं और खुद को एक बिकाऊ कमोडिटी या सेलेबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए एक छोटा और कैची नाम जरूरी है। ये उनकी उस बिजनेस समझ को दिखाता है जो फिल्मों में आने से पहले ही उनके अंदर थी। सही कहा। और फिर आता है साल 2010, बैंड बाजा बारात की कास्टिंग। यशराज फिल्म्स के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा जुआ था। हाँ, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी किसी ऐसे सोलो हीरो को लॉन्च नहीं किया था जिसका कोई बड़ा फिल्मी बैकग्राउंड ना हो। ट्रेड पंडितों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस फिल्म के चलने की कोई खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन नतीजे देखिए, 15 करोड़ के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 96 करोड़ की कमाई की। बिल्कुल। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक बहुत ही मजेदार किस्सा विकिपीडिया के स्रोतों में दर्ज है। हाँ, जब दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो भीड़ जमा हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भीड़ उन्हें पहचान नहीं रही थी। लोगों ने रणबीर कपूर या रितेश देशमुख समझकर उनके पीछे भाग रहे थे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सेट पर पुलिस बुलानी पड़ी। वो एक ऐसा दौर था जब वो बिल्कुल अनजान थे, लेकिन बैंड बाजा बारात के उस बिट्टू शर्मा से लेकर आगे के किरदारों तक उनका अपनी कला के प्रति नजरिया बहुत गहराई से बदलता गया। द इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में उन्होंने अपनी इस एक्टिंग प्रोसेस को आउटसाइड इन अप्रोच का नाम दिया है। ये आउटसाइड इन प्रोसेस बहुत अनोखा है। ज्यादातर एक्टर्स पहले किरदार की साइकोलॉजी को समझते हैं, फिर उसके लुक पर काम करते हैं। लेकिन रणबीर के लिए ये उल्टा काम करता है। शुरुआत हमेशा बाहरी बदलाव से होती है। पहले वो शारीरिक बदलाव करते हैं, फिर उस किरदार के कपड़े पहनते हैं और उस बाहरी आवरण के जरिए वो उस किरदार की मानसिकता में प्रवेश करते हैं। बाजीराव मस्तानी के दौरान का वाकया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, उन्होंने खुद को 21 दिनों तक एक होटल के कमरे में पूरी तरह से बंद कर लिया था और अपना सिर भी मुंडवा लिया था ताकि वो उस 18वीं सदी के मराठा योद्धा के दौर और उसकी गहराई को महसूस कर सकें।
लेकिन यही मेथड एक्टिंग एक पॉइंट पर आकर उनके लिए खतरनाक भी साबित हुई। संजय लीला बंसाली की ही पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। लगातार 47 दिनों तक शूटिंग करना शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देने वाला होता है। और इसका असर हुआ भी। शूटिंग के 37वें दिन उन्हें एक भयंकर मेंटल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। खिलजी जैसे डार्क, अत्याचारी और क्रूर ऐतिहासिक चरित्र को हफ्तों तक अपने अंदर जिंदा रखना, उस डार्क स्पेस में जाना सच में कोई आसान काम नहीं था। पद्मावत के साथ सिर्फ उनके अभिनय की नहीं बल्कि अविवादों की भी लंबी कहानी जुड़ी है। हाँ, और अगर हम इन विवादों को बिना किसी का पक्ष लिए बिल्कुल न्यूट्रल नजरिए से देखें तो स्रोतों से दो अलग-अलग बातें निकलकर आती हैं। एक तरफ कई आलोचकों का मानना था कि फिल्म की कहानी बुरे मुस्लिम बनाम अच्छे हिंदू के एक बहुत ही संकीर्ण और स्टीरियोटिपिकल नजरिए पर आधारित थी। उनका तर्क था कि खिलजी को सिर्फ एक खूंखार और वहशी विलन के रूप में दिखाया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रणवीर ने इन आलोचनाओं को मायोपिक या कहें कि संकुचित सोच वाला बताकर खारिज कर दिया था। उनका अपना स्पष्टीकरण यह था कि लोग खिलजी की रणनीतिक समझ, उसकी मिलिट्री जीनियस और कला के प्रति उसके संरक्षण को नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि अपने व्यक्तिगत नैतिक मापदंडों पर उन्होंने भी माना कि खिलजी के काम बुरे ही थे। इसी फिल्म में एक और बहुत बड़ा रिस्क था, खिलजी और मलिक काफूर के बीच का बाइसेक्सुअल रिश्ता। मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा में जहां एक बहुत बड़े बजट की फिल्म कई 100 करोड़ दांव पर लगाकर रिलीज हो रही हो, वहां लीड एक्टर का ऐसा किरदार निभाना बहुत बड़ा जोखिम था। उनके अपने सलाहकारों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था क्योंकि माना जाता है कि बड़े वर्ग के दर्शकों की मानसिकता पारंपरिक है। लेकिन रणवीर ने अपने लिबरल विचारों के चलते इसे सहर्ष स्वीकार किया। उनका मानना था कि ये उस किरदार को और ज्यादा परतदार और असली बनाता है। और सच कहें तो उनकी ये बेबाकी सिर्फ उनके ऑन स्क्रीन किरदारों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये उनकी असल जिंदगी, उनके स्वभाव और खास तौर पर उनके फैशन में भी साफ झलकती है। द इंडियन एक्सप्रेस की उसी 2018 के इंटरव्यू की एक बात बहुत ध्यान खींचती है। उन्होंने बताया था कि तीसरी कक्षा में ही उन्होंने मोहॉक हेयर स्टाइल रख लिया उसी था। छोटी सी उम्र में कान छिदवा लिए थे और उन्हें पापी गुड़िया वाली अजीबो गरीब टी शर्ट पहनना बहुत पसंद। हाँ, यानी ये कोई पीआर की बनाई हुई इमेज नहीं है, बल्कि ये इंसान बचपन से ही ऐसा है। द पोस्ट के एक ताजा फैशन विश्लेषण के अनुसार अपनी स्टाइलिस्ट एका लखानी के साथ मिलकर उन्होंने भारत में फैशन को एक बिल्कुल नया और बोल्ड आयाम दिया है। अगर हम हॉलीवुड या ग्लोबल पॉप कल्चर से तुलना करें तो जिस तरह टिमोथी चालमेट और हैरी स्टाइल्स रेड कारपेट पर जेंडर फ्लूइड फैशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, भारत में वही काम रणवीर कर रहे हैं। चाहे वो नॉटिकल लुक्स हो, गले में पर्ल नेकलेस पहनना हो, भारी भरकम स्कर्ट्स पहननी हो, या फिर सिर से पैर तक बारबी पिंक रंग के कपड़े पहनना हो, वो फैशन के मामले में समाज के पारंपरिक नियमों की जरा भी परवाह नहीं करते। और यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ आता है उनका ये अतरंगी फैशन, और जिसे आम बोलचाल में छिछोरापन कहा जाता है, वो सिर्फ सोशल मीडिया गॉसिप का विषय नहीं रह गया है, ये अब बाकायदा एकेडमिक रिसर्च का हिस्सा है। हाँ, जो पॉप एम्पायर्स नाम की किताब का हमने शुरू में जिक्र किया था, ये एक बहुत ही सीरियस एकेडमिक पब्लिकेशन है। इस किताब में प्रसिद्धा गोपीनाथ ने एक पूरा चैप्टर लिखा है जिसका शीर्षक ही है रणवीर सिंह का छिछोरापन, हैबिटस, मैस्कुलिनिटी एंड स्टारडम। अगर इस रिसर्च को आसान भाषा में समझें तो इसमें यह स्टडी की गई है कि कैसे रणवीर ने, जो कभी बॉलीवुड में मेन लीड हीरो के लिए नेगेटिव माना जाता था, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने पारंपरिक शांत और माचो पुरुषत्व की परिभाषा को चुनौती दी है और उसे एक नए तरह के स्टारडम में बदल दिया है। उनकी इस अनप्रिडिक्टेबल और बेबाक इमेज का एक और बहुत बड़ा उदाहरण जुलाई 2022 में सामने आया था। पेपर मैगजीन के लिए उनका वो न्यूड फोटोशूट। उस एक फोटोशूट ने पूरे देश में बहस छेड़ दी थी। न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मच गया था, और बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें मुंबई पुलिस की पूछताछ का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उसी घटना का ग्लोबल इम्पैक्ट देखिए। उसी विवादास्पद तस्वीर का इस्तेमाल बाद में मशहूर अमेरिकी संगीतकार सूफियान स्टीवंस के 2023 के एल्बम जैवलिन के गाने के कवर आर्टवर्क के लिए किया गया। एक तरफ जहां भारत में उस पर FIR हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल इंडी म्यूजिक सीन में उसे एक आर्ट फॉर्म की तरह देखा जा रहा था। प्रभाव के साथ साथ जिम्मेदारी और विवाद दोनों आते हैं। एक और ताजा घटना है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, नवंबर 2025 का इफ्फी विवाद। बिल्कुल, इस विवाद को समझना जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि आज के दौर में पब्लिक फिगर होना कितना रिस्की हो सकता है।
गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान रणवीर ने कांतारा चैप्टर 1 के चामुंडी देव की नकल की थी। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती हैं कि फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि वो कोई सामान्य किरदार नहीं बल्कि एक श्रद्धेय स्थानीय देव है। लेकिन रणवीर ने फिर भी वो एक्ट किया और उस आकृति को कथित तौर पर फीमेल घोस्ट कह दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। लोगों ने इसे दक्षिण भारतीय संस्कृति और पारंपरिक आस्था का अपमान बताया। इस विवाद के तूल पकड़ते ही रणवीर और उनकी पीआर टीम ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक सार्वजनिक माफीनामा जारी किया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि वे देश की हर संस्कृति, परंपरा और आस्था का दिल से सम्मान करते हैं, और अगर अनजाने में उनके एक्ट से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वे इसके लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं। इस पूरी घटना से एक बात समझ आती है कि आप कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, जब बात सांस्कृतिक संवेदनाओं की आती है तो आपको बहुत संभल कर चलना पड़ता है। खैर, अब हम इस डीप डाइव के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो उनके सफर का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। फिल्मों और विवादों से बहुत दूर रणवीर सिंह एक बहुत ही आक्रामक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में उभर रहे हैं। ऑल्ट बॉलीवुड की ताजा रिपोर्ट के आंकड़े किसी को भी हैरान कर सकते हैं। अगर हम साल 2025 के डेटा की बात करें तो रणवीर सिंह का व्यक्तिगत ब्रांड मूल्य 1423.8 करोड़ रुपए आंका गया है। डॉलर में कहें तो करीब 170.7 मिलियन डॉलर। ये आज की तारीख में भारत में किसी भी अभिनेता के लिए सबसे ज्यादा है। और एक मजेदार डेटा पॉइंट ये भी है कि इस मामले में उन्होंने अपनी पत्नी दीपिका पाडुकोण को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ, जिनकी ब्रांड वैल्यू उसी रिपोर्ट में 856 करोड़ रुपए बताई गई है। रणवीर आज 43 से ज्यादा अलग अलग ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं और उनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट की कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ सिर्फ एंडोर्समेंट या विज्ञापनों में चेहरा दिखाने की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। अगर हम बिजनेस के नजरिए से देखें तो ज्यादातर सेलिब्रिटी सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं या फिर पैसिव निवेशक होते हैं जो पैसा लगाकर छोड़ देते हैं। लेकिन रणवीर का गेम अलग है। वे एक सक्रिय को फाउंडर की भूमिका निभा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है बोल्ड केयर। यह पुरुषों के यौन स्वास्थ्य और वेलनेस से जुड़ा एक स्टार्टअप है। रणवीर इसके को फाउंडर हैं और इस कंपनी के नंबर्स देखिए। इस ब्रांड ने 100 करोड़ रुपए का ARR क्रॉस कर लिया है। ARR यानी एनुअल रन रेट। इसका मतलब है कि कंपनी की मौजूदा ग्रोथ को देखते हुए वो एक साल में 100 करोड़ की कमाई के ट्रैक पर है। इस ब्रांड ने 30 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं। और अब उन्होंने इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए ब्लूम नाम के ब्रांड के जरिए महिलाओं के वेलनेस मार्केट में भी एंट्री मार ली है। और बात सिर्फ वेलनेस तक सीमित नहीं है। FMCG सेक्टर में भी उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। निकुंज बियानी के साथ मिलकर उन्होंने सुपर यू नाम का एक प्रोटीन स्नैकिंग ब्रांड शुरू किया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि महज 6 महीने के अंदर ही इस ब्रांड ने भी 100 करोड़ का ARR छू लिया। दिलचस्प बात यह है कि रणवीर खुद हर नए बैच को टेस्ट करते हैं और उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में पूरी तरह शामिल रहते हैं। इस कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। उनका लक्ष्य अगले 3 से 5 सालों में 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करना है। इसके अलावा अगर हम उनके पोर्टफोलियो को देखें तो उन्होंने लोकल रैपर्स और अंडरग्राउंड म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए अपना म्यूजिक लेबल इंक शुरू किया। शुगर कॉस्मेटिक्स, बोट और पैकेज्ड फूड कंपनी एलीट माइंडसेट में भी उनका बड़ा निवेश है। एलीट माइंडसेट में तो उनकी 50% हिस्सेदारी है। और सबसे फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट तो दीपिका के साथ मिलकर किया गया। बेलेट्रिक्स एरोस्पेस में है, जो एक डीप टेक और स्पेस स्टार्टअप है। तो अगर हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो साफ नजर आता है कि हम एक फिल्म स्टार को एक बिजनेस मोगुल में तब्दील होते हुए देख रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जिस रफ्तार से उनकी ये स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं, बहुत जल्द रणवीर की कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा पार कर जाएगी। ये बिजनेस का सफर वाकई प्रेरणादायक है। लेकिन इन सब के बीच उनका असली काम यानी एक्टिंग भी नई ऊंचाइयों पर है। आज 2026 में धुरंधर ने सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी ये स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म नेटफ्लिक्स पर 220 लाख व्यूज के साथ अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इसने 1400 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई की है। और ये फिल्म 214 मिनट लंबी है,
यानी लगभग 3.5 घंटे। आज के दौर में जब लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है, इतनी लंबी फिल्म से दर्शकों को बांधे रखना बहुत बड़ी बात है। एक अंडरकवर खुफिया एजेंट के रूप में रणवीर के गंभीर, इंटेंस और रफ अवतार की जमकर तारीफ हो रही है। और इसीलिए 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही धुरंधर 2 को लेकर बाजार में इतना भयंकर क्रेज है। और पाइपलाइन भी पूरी तरह से पैक है। फरहान अख्तर की डॉन 3 और जय मेहता की ज़ॉम्बी थ्रिलर प्रलय जैसी फिल्में आने वाली हैं। लेकिन अगर हम इस प्रोफेशनल कामयाबी और इस बिजनेस एम्पायर को थोड़ा और गहराई से समझें, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उनकी स्थिर निजी जिंदगी का भी है। बिल्कुल। हेलो इंडिया की टाइमलाइन इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। एक तरफ पर्दे पर और बिजनेस में इतना भारी रिस्क और आक्रामकता है, वहीं दूसरी तरफ निजी जिंदगी में एक बहुत ही शांत और स्थिर ग्राफ है। ये सफर 2012 में गोलियों की रासलीला रामलीला के सेट से शुरू हुआ था। वहाँ से दीपिका पादुकोण के साथ जो कहानी शुरू हुई, वो 2015 में मालदीव्स में समंदर के बीच एक प्राइवेट प्रपोजल तक पहुंची। फिर नवंबर 2018 में इटली के लेक कोमो में सिंधी और कोंकणी रीति रिवाजों से उनकी भव्य शादी हुई। और हाल ही में 8 सितंबर 2024 को उनके घर बेटी दुआ का जन्म हुआ। रणबीर खुद कई बार जिक्र कर चुके हैं कि शादी और परिवार से उन्हें एक ठहराव मिलता है। ये नेस्टिंग पीरियड उन्हें जमीन से जोड़े रखता है। जब इंसान की निजी जिंदगी में एक सेफ्टी नेट होता है, सुकून होता है, तो वो बाहर जाकर अपने काम में, चाहे वो कोई अजीबोगरीब किरदार निभाना हो या किसी स्टार्टअप में करोड़ों का रिस्क लेना हो, और भी ज्यादा निडर होकर फैसले ले सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को समेटें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। रणवीर सिंह अब सिर्फ एक ऊर्जावान अभिनेता नहीं रह रहे हैं। वे एक ऐसा केस स्टडी बन चुके हैं जहां 3 चीजों का बेजोड़ संतुलन देखने को मिलता है। पहला, उनकी कला, जहां वो मेथड एक्टिंग के जरिए खुद को मिटाकर किरदार में ढलते हैं। दूसरा, उनकी बेबाकी, जहां वो जेंडर फ्लूइड फैशन और अपने छिछोरेपन के जरिए समाज के नियमों को चुनौती देते हैं। और तीसरा, उनका तीखा व्यापारिक दिमाग, जहां वो स्टार्टअप्स के सक्रिय को फाउंडर के रूप में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। इससे ये बात तो पूरी तरह साबित हो जाती है कि 21वीं सदी में सफलता किसी एक सांचे में फिट नहीं होती। एक ही इंसान पर्दे पर खूंखार विलन भी हो सकता है, रेड कारपेट पर फैशन आइकॉन भी, और बोर्डरूम में एक चतुर सीईओ भी। और इस पूरी चर्चा से जो एक सबसे बड़ा और विचार करने वाला सवाल निकल कर आता है, जो स्टारडम की पूरी परिभाषा को ही बदल देता है। बिल्कुल, रणवीर सिंह के इस विशाल साम्राज्य को देखकर एक बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या बॉलीवुड में पारंपरिक हीरो का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? एक वक्त था जब स्टारडम का मतलब सिर्फ शुक्रवार को सिनेमाघरों में आना और लोगों का 3 घंटे मनोरंजन करना होता था। लेकिन आज के दौर में क्या स्टारडम का असली मतलब एक सुपर ब्रांड फाउंडर बनकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के हर हिस्से में शामिल होना है? जरा इस नजरिए से सोचिए, एक आम इंसान सुबह उठता है तो उनके वेलनेस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, दिन में उनके ब्रांड का प्रोटीन स्नैक खाता है, सफर करते हुए उनके म्यूजिक लेबल के गाने सुनता है, और शाम को घर आकर नेटफ्लिक्स पर उनकी 1400 करोड़ कमाने वाली फिल्म देखता है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। क्या भविष्य के सुपरस्टार्स को सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि दर्शकों की पूरी जीवन शैली, उनके रोजमर्रा के हर छोटे बड़े फैसले को नियंत्रित करने वाला एक सिस्टम बनना पड़ेगा? इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। एक आउटसाइडर से ग्लोबल सुपर ब्रांड फाउंडर बनने की एक कहानी यकीनन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जुड़े रहिए और ऐसी ही इन डेप्थ चर्चाओं के साथ फिर मिलेंगे।